नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन बाय अमित में। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारी केंद्र सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 5 की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारी संसद, इन सब को अपनी पावर मिलती कहाँ से है? आखिर इसका बेस क्या है? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है और वो है भारत के संविधान का भाग 5। यही वो हिस्सा है जो हमारी पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव रखता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि संघ का मतलब क्या है, फिर सरकार के जो 3 मेन पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनकी गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये सब काम कैसे करते हैं। और हाँ, आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 5 की, एकदम बेसिक बात की, यानी संघ की। देखिए, संविधान का ये भाग कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। ये अनुच्छेद 50 से शुरू होकर 151 तक जाता है, मतलब लगभग 100 आर्टिकल्स। और ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक पहलू को, हर एक छोटी बड़ी बात को डिफाइन करता है। राष्ट्रपति से लेकर संसद तक उनकी बनावट, उनके अधिकार और उनके काम करने का तरीका। तो मोटे तौर पर इस भाग में हम सरकार के 3 मेन पिलर्स को ही समझने वाले हैं। पहला, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू करती है। दूसरा, विधायिका या लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। और तीसरा, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो कानूनों की रक्षा करती है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो आइए सरकार के पहले पिलर से शुरू करते हैं, कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। ये वो मशीनरी है जो देश को चलाती है और इसकी शुरुआत होती है देश के सबसे ऊंचे पद से, यानी राष्ट्रपति से। संविधान बिल्कुल साफ साफ कहता है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये बिल्कुल फाउंडेशनल आइडिया है। यहीं से भाग 5 की शुरुआत होती है। अब ये बात बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सरकार चलाने की जो ताकत है, वो टेक्निकली राष्ट्रपति के पास होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा टेक्निकली। ऐसा क्यों, ये हम आगे समझेंगे। और हाँ, एक और बात, राष्ट्रपति हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। तो सवाल उठता है, राष्ट्रपति को चुनता कौन है? क्या हम और आप सीधे वोट करते हैं? नहीं। अनुच्छेद 54 एक स्पेशल सिस्टम बताता है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कौन कौन होता है? संसद के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। इससे ये पक्का होता है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र का नहीं बल्कि पूरे देश का, मतलब राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करे। और जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है, कोई भी पद हमेशा के लिए नहीं होता। अनुच्छेद 56 साफ कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। उसके बाद या तो वो दोबारा चुने जाएंगे या कोई नया व्यक्ति उनकी जगह लेगा। अच्छा, राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, और इनका रोल बड़ा ही अनोखा और जरूरी है। एक तरह से डुअल रोल है। अनुच्छेद 63 में तो इस पद का जिक्र है, लेकिन अनुच्छेद 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी हमारे अपर हाउस के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, पर असली पावर, असली कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में है? इसका जवाब मिलता है हमें अगले सेक्शन में, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और यहीं पर हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का असली जादू सामने आता है। संविधान ये पक्का करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अकेले न करें। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और मदद देने के लिए हमेशा एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। और इस काउंसिल के हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। वो सिर्फ उसी नेता को नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा, मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल में मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल हो। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बाकी के मंत्री चुने जाते हैं। मतलब असली ताकत जनता के चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में ही रहती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट देश चलाते हैं। पर सवाल ये है कि वो जिन कानूनों को लागू करते हैं, वो कानून बनते कहाँ हैं? इसके लिए हमें चलना होगा सरकार के दूसरे पिलर की तरफ, विधायिका यानी हमारी अपनी संसद। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जब हम संसद कहते हैं
तो हमारे दिमाग में लोकसभा और राज्यसभा आता है ना? लेकिन अनुच्छेद 79 के मुताबिक संसद इन दोनों से ही नहीं बनती, राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड है वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। तभी तो कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो जाएं। और संसद के ये जो दो सदन हैं, ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। एक तरफ है लोकसभा, अनुच्छेद 81, जो सीधे सीधे भारत के लोगों की आवाज है। इसे निचला सदन या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, अनुच्छेद 80, जो राज्यों के हितों को रिप्रेजेंट करती है। इसे उच्च सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये बैलेंस बहुत जरूरी है ताकि कानून बनाते समय लोगों की और राज्यों की दोनों की बात सुनी जाए। अब संसद का काम बिना रुके चलता रहे, इसके लिए भी संविधान में इंतजाम है। जैसे मान लीजिए किसी बिल पर दोनों सदनों में बात नहीं बन रही, तो अनुच्छेद 108 एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का रास्ता देता है। और सरकार देश का पैसा कैसे खर्च करेगी, इसका पूरा हिसाब किताब, जिसे हम बजट कहते हैं, वो भी अनुच्छेद 112 के तहत संसद के सामने ही रखना पड़ता है। तो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया। अब आते हैं सरकार के तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। इसका काम है ये देखना कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं और सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसमें आते हैं हमारी जुडिशरी और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG। अनुच्छेद 124 ये हमारे जस्टिस सिस्टम के शिखर की स्थापना करता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत ही नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान का गार्डियन भी है। इसका काम है ये पक्का करना कि सरकार संविधान की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही काम करे। और हमारे टैक्स का पैसा सरकार कहाँ और कैसे खर्च कर रही है, इस पर नजर रखने के लिए संविधान ने एक आज़ाद वॉचडॉग बनाया है। अनुच्छेद 148 के तहत CAG का पद बनाया गया। इनका काम है सरकार के हर एक पैसे का हिसाब रखना, उसका ऑडिट करना और अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को देना। चलिए, तो काफी कुछ देख लिया हमने। अब फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये असल में पूरे भाग 5 की समरी है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे हमारे संविधान बनाने वालों ने सरकार के हर हिस्से के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, एकदम क्लियर आर्टिकल तय किया है। ये हमारे लोकतंत्र के पूरे स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन स्नैपशॉट है। तो दोस्तों, हमने देखा कि संविधान का भाग 5 हमारी सरकार को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, हर अंग को अपनी अपनी शक्ति देता है। पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जब हर अंग इतना पावरफुल है, तो कोई एक अंग अपनी मनमानी क्यों नहीं करने लगता? ये तीनों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक दूसरे पर चेक और बैलेंस कैसे रखते हैं? खैर, इसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको संविधान और पॉलिटी पर ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए,